स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो इसके अंतर्गत हमने पाठ को समझ लिया था। अब हम प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? आंसर देखेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्य की पतली काट को देखा। सॉरी, यहाँ पर ये कार्य नहीं है, कारक है। यहाँ आपको कारक लिखना है ना। कारक की पतली काट को देखा था, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी। लैटिन भाषा में सेल्यूल कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा, और यही नाम कोशिका के लिए प्रचलित हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आंसर देखेंगे। कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। आंसर देखेंगे। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर जाते हैं। जब कोशिका में CO2 तथा पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में बाह्य वातावरण में उच्च होती है तो ये बाहर निकल जाते हैं, और जब बाह्य वातावरण में इनकी सांद्रता कम होती है तो ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं, अर्थात सांद्रता पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? आंसर देखेंगे। लिपिड और प्रोटीन से बनी प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, जो पारगम्य झिल्ली का काम करते हुए कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। विसरण प्रक्रिया से CO2 तथा O2 इसके आर पार जा सकती है। जल के अणुओं की गति भी परासरण प्रक्रिया से होती है। चूँकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं, जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 कॉलम बनाए गए हैं यहाँ। पहला पॉइंट देखेंगे, आकार प्रायः छोटा, अर्थात 1 से 10 mm है ना, या 1 UM 10 से 6 मीटर। इसका आकार प्रायः बड़ा होता है 5 से 100 mm का। दूसरा है केंद्रकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है ना, तो इस रिक्त स्थान में हम ये नीचे उत्तर वाली तालिका भी दी है, तो हम इसे भी देख सकते हैं। तो आकार हमने देख लिया था। अब केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। क्रोमोसोम्स 1 होता है, इसमें क्रोमोसोम्स 1 से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कोशिकाओं में अंतर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। क्या आप ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में अपना DNA अणु के रूप में होता है, जिनमें कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न,
यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा? आंसर, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आंसर, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर है, कोशिका द्रव में राइबोसोम छोटे छोटे कणों के रूप में अंतःप्रद्रवी जालिका के तल पर तथा केंद्रक झिल्ली के ऊपर मिलते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। तो दोनों में अंतर के लिए हम 2 कॉलम बना लिए हमने, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पहला पॉइंट है, इनमें सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनमें क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं और इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती हैं। लाइसोसोम की संख्या बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं और इसमें लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, तो ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? 2 कॉलम बनाए गए हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अधिकांश प्रोकैरियोटिक एक कोशिक होते हैं, अधिकांश यूकैरियोटिक बहुकोशिक होते हैं। इनका आकार प्रायः 1 से 10 mm होता है और इनका आकार 5 से 100 mm। केंद्र की झिल्ली की अनुपस्थिति में अस्पष्ट होते हैं। केंद्र की क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। इनमें क्रोमोसोम्स 1 होता है और इनमें 1 से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्रेस्टीज, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्गी उपकरण आदि अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिकांग जैसे प्रेस्टीज, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम आदि उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं का विभाजन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन समसूत्रण द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? आंसर है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंगक लाइसोसोम फट जाएंगे और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। कोशिका का निश्चित आकार समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि गाल्गी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? आंसर है, यदि गाल्गी उपकरण न हो तो अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे। यदि लाइसोसोम को बनाने में सहायक है जिससे कोशिका का अपशिष्ट निपटाया जाता है, गाल्गी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन और रूपांतरण नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर अर्थात पावर हाउस है और क्यों है? आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। इसे कोशिका में भोजन पदार्थों के ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। इसके शोषण से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर देखेंगे, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है। अगला प्रश्न है,
अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? आंसर, कोशिका झिल्ली में लचीलापन होता है जो अमीबा को बाह्य पर्यावरण से अपना भोज्य तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जिस प्रक्रिया से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के कुछ प्रश्न हमने पिछले भाग में देखे थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाती है तो उसे परासरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इनको चारों ओर से खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू से बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब पहला कप को खाली रखो। कप बी को 1 चम्मच चीनी डालो। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो और डी में उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के बाद उनका अवलोकन करो तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया? इसका वर्णन करो। दूसरा प्रश्न है, ए आलू उस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ? इसका वर्णन कीजिए। तो अब हम आंसर देखेंगे। छिले हुए कच्चे आलू से बने 3 तथा उबले हुए आलू से बने 1 कप को चित्रानुसार जल से भरे बर्तन में रखो। अब पहले प्रश्न का हम आंसर देख रहे हैं। बी और सी कप में जल एकत्रित हो गया है। कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णनात्मक पारगम्यता का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से जल खोखले आलू के भीतर चला गया क्योंकि उनके भीतर चीनी और नमक विद्यमान थे। यह अल्प परासरण का परिणाम है क्योंकि आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक थी। ये पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ए आलू का कप कच्चे आलू से बना था जो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। भीतर से खाली होने के कारण जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो। यह नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह मानक स्थिति है। अब तीसरे प्रश्न का आंसर देखेंगे। कप ए और डी में जल जमा नहीं हुआ क्योंकि दोनों में बाहरी जल की सांद्रता कपों में स्थित जल की सांद्रता के बराबर थी जिस कारण परासरण नहीं होता। कप ए कच्चे आलू का बना था और भीतर से खाली था, पर कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण वह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा जिस कारण आलू के कपों से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी। धन्यवाद।